नमस्कार दोस्तों, जागृति एजुकेशन में आपका फिर से स्वागत है। आज हम लोगों का इडियम्स एंड फ्रेजेस का पार्ट नंबर 35 है। अगर आप लोगों को और पार्ट्स देखने हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। अगर लेक्चर पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज का पहला इडियम है हमारे पास अप्स एंड डाउन्स। इसका मतलब होता है उतार चढ़ाव। मीनिंग है इसका गुड एंड बैड टाइम्स। तो गुड का मतलब अच्छा होता है, बैड का मतलब बुरा होता है और टाइम का मतलब समय हो जाएगा। तो गुड एंड बैड टाइम्स का मतलब हो जाएगा अच्छा और बुरा समय। तो अब चलिए इडियम पे चलते हैं। अप्स का मतलब ऊपर और डाउन्स का मतलब नीचे होता है। तो अप्स एंड डाउन्स का मतलब हो जाएगा ऊपर और नीचे। तो हर व्यक्ति के जीवन में अच्छा समय और बुरा समय दोनों आता है, और जब मनुष्य का अच्छा समय चलता है तब वह नई ऊंचाइयों पर चढ़ता है, लेकिन जब उसी मनुष्य का बुरा समय आता है तो वह नीचे गिरना शुरू कर देता है। तो इसी घटना को बताने के लिए यह मुहावरा प्रयोग किया जाता है, जिसकी उत्पत्ति जो है 1659 में ग्रीस में हुई थी, जहाँ की ऊपर उठने का अर्थ खुशहाली से जीवन जीना था और नीचे गिरने का अर्थ तकलीफ के साथ जीवन जीने से संबंधित था। तो कुल मिलाकर हम यह कह सकते हैं कि इस मुहावरे के द्वारा यह बताने की कोशिश की गई है कि हर मनुष्य के जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन मनुष्य को बुरे समय में हिम्मत नहीं हारना चाहिए, क्योंकि अच्छा समय उसका आगे इंतजार कर रहा होता है। तो उम्मीद है आपको इसका पूरा एक्सप्लेनेशन अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। इसी को रिवीजन के पर्पज से यहाँ पे लिख दिया गया है कि इस मुहावरे की उत्पत्ति 1659 में ग्रीस में हुई थी, जिसमें ऊपर उठने का अर्थ खुशहाली और नीचे गिरने का अर्थ दुख का समय था, तथा इन दोनों स्थितियों में मनुष्य को समान रहना चाहिए। अतः यह मुहावरा जीवन में आने वाले उतार चढ़ाव की बात करता है। तो उम्मीद है आपको यह इडियम याद हो गया होगा। इडियम है अप्स एंड डाउन्स। इसका मतलब होता है उतार चढ़ाव। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला इडियम है हमारे पास यूटोपियन स्कीम। इसका मतलब होता है आदर्श किंतु कार्यान्वित न होने वाली योजना। मीनिंग है इसका अ विजनरी स्कीम दो इम्प्रैक्टिकल। तो अ विजनरी स्कीम का मतलब हो जाएगा एक दूरदर्शी योजना, और इम्प्रैक्टिकल का मतलब अव्यवहारिक या असंभव होता है। तो अ विजनरी स्कीम दो इम्प्रैक्टिकल का मतलब हो जाएगा एक दूरदर्शी योजना जो असंभव हो। तो अब चलिए इडियम पे चलते हैं। यूटोपियन का मतलब हो जाएगा यूटोपिया की, और स्कीम का मतलब योजना होता है। तो यूटोपियन स्कीम का मतलब हो जाएगा यूटोपिया की योजना। तो थॉमस मोरे ने 1516 में एक पुस्तक लिखा था, जिसमें कि उन्होंने एक ऐसे द्वीप की चर्चा की थी जहाँ की जिंदगी बहुत ही खुशहाली भरी थी और सभी सुविधाओं से युक्त उस द्वीप पर कोई भी बुराई नहीं थी। मतलब कि सभी लोगों के पास बराबर पैसा था और वहाँ पर कोई भी गरीब नहीं था, और उस द्वीप पर जितने भी जीव जंतु थे वे एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते थे और कोई भी दूसरे का बुरा नहीं सोचता था। मतलब कि वह द्वीप पूरी तरह से एक आदर्श द्वीप था, और हर सुविधा से संपन्न उस द्वीप का नाम उन्होंने यूटोपिया रखा था। अब यूटोपिया जो है एक लैटिन शब्द है, जिसका अंग्रेजी में अर्थ होता है नो प्लेस। मतलब कि वह द्वीप केवल लेखक की एक कल्पना थी, क्योंकि ऐसा कोई भी द्वीप वास्तव में संभव नहीं है। तो कुल मिलाकर हम यह कह सकते हैं कि यह मुहावरा जो है किसी ऐसी घटना या कार्य को बताता है जो सुनने में एकदम परफेक्ट हो, लेकिन वास्तव में उसका कोई भी अस्तित्व न हो। तो उम्मीद है आपको यह एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। इसी को लिखा गया है कि वर्ष 1516 में सर थॉमस मोरे ने पुस्तक यूटोपिया में एक ऐसे काल्पनिक द्वीप का वर्णन किया था जो नैतिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से आदर्श था। लैटिन शब्द यूटोपिया का अर्थ है नो प्लेस, अतः यह मुहावरा किसी अवास्तविक आदर्श चीज की बात करता है। तो उम्मीद है आपको यह इडियम याद हो गया होगा। इडियम है यूटोपियन स्कीम। इसका मतलब होता है आदर्श किंतु कार्यान्वित न होने वाली योजना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला इडियम है हमारे पास वेदर द स्टॉर्म। इसका मतलब होता है समस्या से मुकाबला कर सुरक्षित बाहर निकलना। मीनिंग है इसका सर्वाइव बाय कमिंग आउट ऑफ डिफिकल्टीज। तो सर्वाइव का मतलब हो जाएगा जीवित रहना। बाय कमिंग आउट ऑफ डिफिकल्टीज का मतलब हो जाएगा मुश्किलों से निकल कर। तो सर्वाइव बाय कमिंग आउट ऑफ डिफिकल्टीज का मतलब हो जाएगा मुश्किलों से निकल कर जीवित रहना।
तो अब चलिए इडियम पे चलते हैं। वेदर का मतलब मौसम और स्टॉर्म का मतलब तूफान होता है। तो वेदर द स्टॉर्म का मतलब हो जाएगा तूफानी मौसम। तो 1650 में एक बहुत ही बड़ा समुद्री तूफान आया था जिसमें कि बहुत सी जहाज़ें डूब गई थी और कई लोगों की मृत्यु भी हो गई थी। लेकिन उस खराब और तूफान भरे मौसम से निकलकर कुछ जहाज़ें वापस भी लौटी थी जिनके लिए यह मुहावरा प्रयोग किया गया था। तो जिस तरह से समुद्री जहाज़ें उस कठिन परिस्थिति का मुकाबला करके वापस लौटी थी, उसी प्रकार हम यह कह सकते हैं कि कठिन परिस्थिति से लड़कर वापस जीवित लौटने के लिए यह मुहावरा प्रयोग किया जा सकता है। तो उम्मीद है आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। इसी को लिखा गया है कि यह मुहावरा 1650 में उन जहाज़ों के लिए प्रयोग हुआ था जो समुद्री तूफानों से बचकर सुरक्षित वापस लौट आए थे। अतः यह मुहावरा किसी कठिन स्थिति से सुरक्षित निकल जाने को बताता है। तो उम्मीद है आपको इडियम याद हो गया होगा। इडियम है वेदर द स्टॉर्म। इसका मतलब होता है समस्या से मुकाबला कर सुरक्षित बाहर निकलना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला इडियम है हमारे पास वेल टू डू। इसका मतलब होता है संभ्रांत। मीनिंग है इसका अफ्लुएंट। तो इसका मतलब हो जाएगा समृद्ध या धनी। तो अब चलिए इडियम पे चलते हैं। वेल टू डू का मतलब हो जाएगा अच्छी तरह से करना। तो कोई भी व्यक्ति किसी कार्य को बहुत ही आसानी के साथ तभी कर पाएगा जबकि उसके पास पर्याप्त मात्रा में संसाधन उपलब्ध हों, और व्यक्ति के पास पर्याप्त संसाधन तभी उपलब्ध होंगे जबकि उसके पास बहुत ही ज़्यादा धन हो। अब यहाँ से हम आसानी के साथ कह सकते हैं कि यह मुहावरा एक ऐसे व्यक्ति को बताता है जो बहुत ही समृद्ध हो, मतलब कि उसके पास बहुत ही ज़्यादा धन हो। तो उम्मीद है आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। इसी को लिखा गया है कि यह मुहावरा एक ऐसे व्यक्ति को दर्शाता है जिसके पास आवश्यकता से अधिक धन हो, अर्थात किसी कार्य को करने हेतु वह आर्थिक रूप से समृद्ध हो। अतः यह मुहावरा एक धनी और सर्व सुविधा युक्त जीवन जीने वाले व्यक्ति को बताता है। तो उम्मीद है आपको यह इडियम याद हो गया होगा। इडियम है वेल टू डू। इसका मतलब होता है संभ्रांत। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला इडियम है हमारे पास वेट ब्लैंकेट। इसका मतलब होता है मजा किरकिरा करने वाला। मीनिंग है इसका वन हु स्पॉइल्स द इंजॉयमेंट। तो स्पॉइल का मतलब खराब करना होता है। तो वन हु स्पॉइल्स द इंजॉयमेंट का मतलब हो जाएगा कोई जो आनंद में बाधा उत्पन्न करे। तो अब चलिए इडियम पे चलते हैं। वेट का मतलब गीला होता है और ब्लैंकेट का मतलब कंबल या तौलिया होता है। तो वेट ब्लैंकेट का मतलब हो जाएगा गीला कंबल। तो 16वीं शताब्दी में जो रसोई घरों में खाना बनाया करते थे वह अपने पास एक गीला कंबल रखा करते थे, क्योंकि कई बार ऐसा होता था कि आग जो है वह बढ़ने लगती थी जिसकी वजह से घरों में आग लगने का खतरा पैदा हो जाता था। तो उस खतरे से बचने के लिए जैसे ही आग की लपटें तेज होने लगती थी तो रसोइये जो होते थे वे गीले कंबल से आग की लपटों को कम कर दिया करते थे। तो यहाँ पर आग जो है जैसे ही उत्साहित होकर आगे बढ़ने की कोशिश करता था वैसे ही गीला कंबल उसके उत्साह को कम कर देता था। तो कुल मिलाकर हम यह कह सकते हैं कि यह मुहावरा जो है किसी के उत्साह में या किसी के प्रगति में बाधा डालने के लिए प्रयोग किया जा सकता है। तो उम्मीद है आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। इसी को लिखा गया है कि 16वीं शताब्दी में उत्पन्न यह मुहावरा रसोइयों से संबंधित है जो रसोई घर में आग को बुझाने के लिए एक गीला कंबल रखा करते थे। अतः इस मुहावरे में गीला कंबल जो आग के उत्साह में बाधा डालता है वह किसी के आनंद या उत्साह में बाधा डालने को बताता है। तो उम्मीद है आपको इडियम याद हो गया होगा। इडियम है वेट ब्लैंकेट। इसका मतलब होता है मजा किरकिरा करने वाला। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला इडियम है हमारे पास व्हील्स विद इन व्हील्स। इसका मतलब होता है जटिल कार्य का और जटिल होना। मीनिंग है इसका अ सीरीज ऑफ इंट्रिकेटली कनेक्टेड इवेंट्स। तो अ सीरीज का मतलब हो जाएगा एक क्रम और ऑफ इंट्रिकेटली कनेक्टेड इवेंट्स का मतलब हो जाएगा जटिलता से जुड़े घटनाओं का। तो अ सीरीज ऑफ इंट्रिकेटली कनेक्टेड इवेंट्स का मतलब हो जाएगा जटिलता से जुड़े घटनाओं का एक क्रम। तो अब चलिए इडियम पे चलते हैं। व्हील्स का मतलब पहिया होता है। तो व्हील्स विद इन व्हील्स का मतलब हो जाएगा पहिए के अंदर पहिए। तो ईश्वर कैसे दिखते हैं यह बहुत ही विवाद का विषय है, परंतु बहुत से ग्रंथों के माध्यम से विद्वानों ने ईश्वर के स्वरूप को एक रूपरेखा देने की कोशिश की है। तो यह मुहावरा भी ईश्वर के स्वरूप पर आधारित है जो कि इजरायली बाइबिल से संबंधित है। तो इजरायली बाइबिल में यह बताया गया है कि उन्होंने जब ईश्वर को देखा था तो उनके कई सारे समूह थे
जिसके हर समूह में 4 सदस्य थे और हर सदस्य के 4 सिर थे जो कि अलग अलग प्रकार के थे, और उनके कई सारे हाथ भी थे, उनके पंख भी थे, और उनके पंखों के साथ साथ पूरे शरीर पर बहुत सी आंखें लगी हुई थी। और फिर अपने काम की बात आती है कि हर सदस्य के साथ पहिया भी होता था, जिसके अंदर भी बहुत से पहिए होते थे, और हर एक पहिए पर बहुत सी आंखें भी लगी होती थी, और वे पहिए लगातार घूमते रहते थे जो कि अपने आप ही ईश्वर के ऊपर जाने के साथ साथ ऊपर जाते थे और नीचे जाने के साथ साथ नीचे जाते थे। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब यह है कि ईश्वर की पूरी कार्य प्रणाली जो थी वह इतनी उलझी हुई थी कि किसी आम इंसान के लिए उसको समझ पाना लगभग असंभव था। तो उम्मीद है आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। इसी को लिखा गया है कि इजरायली बाइबिल एजिकिल में ईश्वर के स्वरूप की बात हुई है, जिसके 4 सिर, कई हाथ और हर पहिए के अंदर कई सारे पहिए घूमते हैं जिन पर बहुत सी आंखें लगी होती हैं, जिसकी कार्यप्रणाली समझना मनुष्य के लिए लगभग असंभव है। तो उम्मीद है आपको इडियम याद हो गया होगा। इडियम है व्हील्स विद इन व्हील्स। इसका मतलब होता है जटिल कार्य का और जटिल होना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला इडियम है हमारे पास व्हाइट एलिफेंट। इसका मतलब होता है महंगा परंतु बेकार। मीनिंग है इसका एक्सपेंसिव बट ऑफ नो यूज़। तो एक्सपेंसिव का मतलब हो जाएगा बहुत कीमती, और बट ऑफ नो यूज़ का मतलब हो जाएगा लेकिन किसी काम का नहीं। तो एक्सपेंसिव बट ऑफ नो यूज़ का मतलब हो जाएगा बहुत कीमती लेकिन किसी काम का नहीं। तो अब चलिए इडियम पे चलते हैं। व्हाइट का मतलब सफ़ेद होता है, एलिफेंट का मतलब हाथी हो जाएगा, तो व्हाइट एलिफेंट का मतलब हो जाएगा सफ़ेद हाथी। तो वर्तमान में जो थाईलैंड देश है उसको पहले सियाम कहा जाता था। तो वहाँ पर जो सफ़ेद एल्बिनो हाथियाँ होती थी उनको बहुत ही पवित्र माना जाता था और उनकी पूजा भी की जाती थी, जिसकी वजह से वे हाथियाँ बेशकीमती हुआ करती थी और उनको मारना भी वर्जित था। फिर एक बार ऐसा हुआ कि वहाँ के जो राजा थे वे किसी दरबारी से क्रोधित हो गए और उसको एक एल्बिनो हाथी उपहार में दे दिया और उसकी सेवा करने का आदेश भी दे दिया। अब उस हाथी की सेवा करने और उसका पेट भरने के चक्कर में उस दरबारी के जीवन भर की जो कमाई थी वह पूरी की पूरी खत्म हो गई और वह दरबारी बहुत ही ज़्यादा गरीब हो गया। तो कुल मिलाकर वह हाथी जो था वह भले ही बेशकीमती था लेकिन दरबारी के लिए वह किसी काम का नहीं था। तो कुल मिलाकर हम यह कह सकते हैं कि किसी बहुत ही कीमती लेकिन बिना काम की चीज़ को बताने के लिए यह मुहावरा प्रयोग किया जा सकता है। तो उम्मीद है आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। इसी को लिखा गया है कि यह मुहावरा सियाम के सफ़ेद एल्बिनो हाथियों से संबंधित है जो पवित्र तथा बेशकीमती थे और उन्हें मारना वर्जित था। एक बार राजा ने एक दरबारी को एल्बिनो हाथी उपहार में दिया, जिसके रख रखाव में दरबारी के सारे पैसे खर्च हो गए और वह गरीब हो गया। तो उम्मीद है आपको इडियम याद हो गया होगा। इडियम है व्हाइट एलिफेंट। इसका मतलब होता है महंगा परंतु बेकार। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला इडियम है हमारे पास व्हाइट लाई। इसका मतलब होता है छोटा एवं गैर महत्वपूर्ण झूठ। मीनिंग है इसका अ माइनर लाई। तो माइनर का मतलब छोटा होता है, लाई का मतलब झूठ हो जाएगा, तो अ माइनर लाई का मतलब हो जाएगा छोटा झूठ। तो अब चलिए इडियम पे चलते हैं। व्हाइट का मतलब सफ़ेद होता है, लाई का मतलब झूठ हो जाएगा, तो व्हाइट लाई का मतलब हो जाएगा सफ़ेद झूठ। तो सफ़ेद रंग को एक अच्छा और शुभ रंग माना गया है और ऐसा माना जाता है कि सफ़ेद रंग नैतिकता को दिखाता है। तो अगर कोई व्यक्ति सफ़ेद झूठ बोलता है तो इसका मतलब यह होगा कि उसने किसी नैतिक कार्य के लिए झूठ बोला है। मतलब कि उसके झूठ बोलने से किसी भी प्रकार की कोई समस्या उत्पन्न नहीं होगी, बल्कि हो सकता है कि उसने समस्या के समाधान के लिए उस झूठ को बोला होगा। आमतौर पर किसी की तारीफ करने या किसी घरेलू झगड़े को सुलझाने के लिए इस प्रकार के झूठ बोले जाते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि कभी कभी सफ़ेद झूठ बोलना सत्य बोलने से भी ज़्यादा अच्छा माना जा सकता है। तो उम्मीद है आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। इसी को लिखा गया है कि सफ़ेद रंग को शुद्ध और अनैतिकता से मुक्त माना जाता है। अतः सफ़ेद झूठ एक ऐसा झूठ है जो किसी को ठेस न पहुंचाने के उद्देश्य से बोला जाता है। कभी कभी सफ़ेद झूठ बोलना सत्य बोलने से ज़्यादा उपयुक्त होता है। तो उम्मीद है आपको इडियम याद हो गया होगा। इडियम है व्हाइट लाई। इसका मतलब होता है छोटा एवं गैर महत्वपूर्ण झूठ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला इडियम है हमारे पास विल ओ दी विस्प। इसका मतलब होता है भ्रामक उम्मीद।
मीनिंग है इसका अल्यूजिव और अनरियल। तो अल्यूजिव का मतलब होता है मायावी और अनरियल का मतलब हो जाएगा अवास्तविक। तो अल्यूजिव और अनरियल का मतलब हो जाएगा मायावी या अवास्तविक। तो अब चलिए इडियम पे चलते हैं। विल का मतलब इच्छा होता है और ओ यहाँ पर रिक्तता या काल्पनिकता को बताता है और विस्प का मतलब गुच्छा हो जाएगा। तो विल ओ द विस्प का मतलब हो जाएगा काल्पनिक गुच्छा पाने की इच्छा। तो आप लोगों को पता होगा कि जहाँ दलदल होता है वहाँ से लगातार मीथेन गैस निकलती रहती है और कई बार ऐसा होता है कि मीथेन गैस हवा में अन्य गैसों के साथ क्रिया करके एक बहुत ही खूबसूरत और चमकदार रोशनी पैदा करती है। और कई बार लोग जो हैं उस रोशनी को पकड़ने के चक्कर में उस तक पहुंचते हैं, लेकिन जैसे ही वह वहां पर पहुंचते हैं वह रोशनी गायब हो जाती है और फिर उसके अगले वाली रोशनी को पकड़ने के लिए वे आगे बढ़ते हैं और धीरे धीरे दलदल में फंसते चले जाते हैं, क्योंकि वह रोशनी एक काल्पनिक और भ्रमित करने वाली रोशनी होती है जिसको कि पकड़ना असंभव है। अतः कोई ऐसी आशा या उम्मीद की किरण जो कि वास्तव में न हो, मतलब कि काल्पनिक या भ्रम फैलाने वाली हो, तो उसके लिए यह मुहावरा प्रयोग किया जा सकता है। तो उम्मीद है आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। इसी को लिखा गया है कि यह मुहावरा इस तथ्य पर आधारित है कि दलदल से हमेशा मीथेन गैस निकलती है जो एक अवास्तविक, खूबसूरत और भ्रामक रोशनी पैदा करती है, जिसको पकड़ने के चक्कर में लोग दलदल में फंस जाते हैं, क्योंकि रोशनी को पकड़ना एक असंभव कार्य है। तो उम्मीद है आपको इडियम याद हो गया होगा। इडियम है विल ओ द विस्प, इसका मतलब होता है भ्रामक उम्मीद। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला इडियम है हमारे पास विंडफॉल। इसका मतलब होता है ऐसा लाभ जिसकी उम्मीद न हो। मीनिंग है इसका सडन गेन रिसीव्ड अनएक्सपेक्टेडली। तो सडन गेन का मतलब हो जाएगा अचानक लाभ, रिसीव्ड अनएक्सपेक्टेडली का मतलब हो जाएगा अप्रत्याशित रूप से मिलना। तो सडन गेन रिसीव्ड अनएक्सपेक्टेडली का मतलब हो जाएगा अचानक अप्रत्याशित रूप से मिलने वाला लाभ। तो अब चलिए इडियम पे चलते हैं। विंडफॉल का मतलब हो जाएगा हवा से गिरना। तो यह बहुत ही आसान सा मुहावरा है जो कि वृक्ष से गिरने वाले फलों से संबंधित है कि जब हवाएं चलती हैं तो वृक्ष से अपने आप फल गिर जाते हैं और वृक्ष के नीचे बैठे हुए व्यक्ति के लिए वह फल जो होते हैं एक अप्रत्याशित लाभ की तरह होते हैं। अब अप्रत्याशित लाभ का मतलब यह है कि कोई ऐसा लाभ जिसको प्राप्त करने के लिए आपने कोई मेहनत नहीं किया हो, लेकिन फिर भी वह आपको मिल जाए। तो कुल मिलाकर हम यह कह सकते हैं कि यह मुहावरा एक ऐसे लाभ की बात करता है जो कि उस लाभ को प्राप्त करने वाले व्यक्ति को बिना परिश्रम के ही मिल जाए। तो उम्मीद है आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। इसी को लिखा गया है कि यह मुहावरा हवा के झोंके की वजह से वृक्ष से गिरने वाले फल से संबंधित है, जो वृक्ष के नीचे बैठे व्यक्ति के लिए एक अप्रत्याशित लाभ की तरह होता है। अतः यह मुहावरा अचानक से मिलने वाले अप्रत्याशित लाभ की बात करता है। तो उम्मीद है आपको इडियम याद हो गया होगा। इडियम है विंडफॉल। इसका मतलब होता है ऐसा लाभ जिसकी उम्मीद न हो। तो आशा करता हूँ आपको आज के बताए गए सारे इडियम्स अच्छी तरीके से याद हो गए होंगे। अगर आपको आज का लेक्चर पसंद आया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है। वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए। नीचे कमेंट करके हमको बता सकते हैं कि आपको आज का लेक्चर कैसा लगा। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। जय हिंद।